हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आरसीसी का जो कोड था वो मैंने पिछले 3 वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो अभी जैसे कि आरसीसी के जो कोड में से सब कुछ कंप्लीट कर दिया, उसमें से कुछ कॉलम का पार्ट मैंने कोड में कंप्लीट कर दिया और उसका जो बचा हुआ था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरसीसी कॉलम। तो आरसीसी का मतलब तो ये होता है कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी का मतलब ये होता है कि सीमेंट कंक्रीट तो हो गया, इसके अंदर अपने स्टील डालते हैं। तो मोस्टली अभी सारा काम आरसीसी का ही होता है। तो उसमें जो बिल्डिंग में अपन कॉलम बनाते हैं उसका क्या काम है, इस कॉलम होता क्या है, क्या काम करता है वो। तो इसमें लिखा हुआ है कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम। रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू कैरी कंप्रेसिव लोड। मतलब कि ये इसको बोलते हैं, कभी कभी वर्टिकल मेंबर बोलते हैं। तो ये क्या है कि सिर्फ कंप्रेशन लोड लेता है कि इसके ऊपर सिर्फ लोड यहाँ से आएगा बीम से, या फिर अपना स्लैब से आएगा लोड, स्लैब से बीम पे कॉलम पे आएगा। तो ये कंप्रेसिव मेंबर होता है। स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइन टू कैरी कंप्रेसिव लोड कंपोज्ड ऑफ कंक्रीट विद एन एम्बेडेड स्टील फ्रेम। मतलब कि इसके अंदर कंक्रीट होता है और स्टील होता है इसके अंदर, ठीक है। टू प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट फॉर डिजाइन पर्पज द कॉलम आर सेपरेटेड इनटू 2 कैटेगरीज, शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। अब कॉलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है शॉर्ट कॉलम, एक होता है लॉन्ग कॉलम। ये इसका लेंथ पे डिपेंड करता है, या फिर इसको बोलते हैं कि L/D के रेशियो पे डिपेंड करता है। L/D के रेशियो से एक लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा होगा तो लॉन्ग कॉलम होगा, इससे कम होगा तो शॉर्ट कॉलम हो गया। तो ये ध्यान रखना कि एक कॉलम होता है वो कंप्रेशन मेंबर होता है, एक कंप्रेसिव लोड लेता है, इसलिए इसको कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। और ये वर्टिकल होता है, ठीक है। तो आगे इसमें शुरू करते हैं। शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम क्या होता है कि व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम इज लेस देन 12 देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम। मतलब कि अपने पास ये कॉलम होता है, ठीक है। तो कॉलम के अंदर कि मान लो कि ये अपने पास कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एक बी और एल होगा, ठीक है। तो इसमें एल और डी होता है। तो इसने क्या बोला कि व्हेन द रेशियो इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या L/D बोलते हैं इसको, या फिर L/B, मतलब बी और डी में से जो छोटी होगी वो और टोटल लेंथ, उसका जो रेशियो है वो 12 से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। या फिर इसका आता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस देन 45 देन इट इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ये मैं आपको लास्ट में बराबर बता दूंगा क्या होता है, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये भी हो गया कि L/R/G, ये लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। इसका रेशियो 45 से कम होना चाहिए। और एक होता है कि ये शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम फेल कब करते हैं। तो जो शॉर्ट कॉलम है होता है वो क्रशिंग में फेल करते हैं। जैसे कि इसकी कॉलम की हाइट इतनी होगी, तो ये जैसे कि इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो इस टाइप से फेल कर जाएगा अपना ये। तो इसको क्या बोलते हैं कि फेल्स बाई क्रशिंग। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखना इसके अंदर, कि L/D का रेशियो 12 से कम होना चाहिए, और L/RG रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो 45 से कम होना चाहिए। और ये फेल कब करता है, अपना क्रशिंग। फिर आता है लॉन्ग कॉलम। अब वही लॉन्ग कॉलम क्या हो गया कि व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम इज ग्रेटर देन 12, मतलब कि L/D का रेशियो अगर 12 से ज़्यादा है तो उसको लॉन्ग कॉलम बोलते हैं। या फिर L/RG लिस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन का वैल्यू 45 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। और ये लॉन्ग कॉलम किस में फेल करता है, बकलिंग में फेल करता है ये। तो बकलिंग जैसे कि ये अपना कॉलम हो गया, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ये लॉन्ग कॉलम हो गया, तो इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा, तो ये जैसे कि ऐसे हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, इसको बकल बोलते हैं इसको। तो ये किस में होता है, बकलिंग में फेल करता है। तो ये हो गया L/D की वैल्यू 12 से ज़्यादा होनी चाहिए तब लॉन्ग कॉलम कहलाता है उसको। और अगर 45 से ज़्यादा है L/RG की वैल्यू तब लॉन्ग कॉलम हो गया। और ये लॉन्ग कॉलम किस में फेल करता है, बकलिंग में फेल करता है। शॉर्ट कॉलम किस में करता है, क्रशिंग में फेल करता है। अब ये शॉर्ट कॉलम है और ये लॉन्ग कॉलम है। तो जैसे ये शॉर्ट कॉलम हो गया, इसकी हाइट कम है, तो इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है P मान लो, तो ये किस में फेल करता है, क्रशिंग में। तो इस टाइप से फेल कर जाएगा ये। जैसे कि मान लो ये है और ये है, ये पूरा कॉलम है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये इतना इतना हिस्सा है, ये पूरा पूरा अलग अलग हो जाएगा इससे, तो ये क्रशिंग में फेल करता है ये। और ये हो गया लॉन्ग कॉलम, इसकी हाइट ज़्यादा है, इसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लगेगा तो एक तरह से बैंड हो जाएगा। जैसे कि अपना ब्लेड देखिए, जो ब्लेड है उसको अपन यहाँ से पकड़ेंगे, मतलब जैसे कि
थंब और एक फिंगर के बीच में पकड़ के उसको अगर अपन कंप्रेस करेंगे तो ये बीच में से बैंड एंड हो जाती है। और उसका अपन कंसेप्ट आगे बताएंगे कि जैसे कि बोथ हैंड फिक्स है तो वो इसी पे ये जो ब्लेड होती है इसको आप लेके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो आप। तो अगर उसको दोनों साइड से करेंगे कंप्रेस, क्योंकि यहाँ से तो फिक्स होता है, ऊपर से आएगा लोड, तो ये अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये बीच में से बैंड कर जाएगा, तो इसलिए इसको बकलिंग में फेल होता है ये, और ये क्रशिंग में फेल होता है। अब एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे और ये जो 4 कंडीशन है इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बार। ये क्या होता है कि दिस लोड इज़ कॉल्ड क्रिटिकल और बकलिंग लोड और क्रिपलिंग लोड। तो ये क्रिपलिंग लोड का या बकलिंग लोड का या फिर क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, और एल क्या होता है, एल इफेक्टिव बोलते हैं इसको, एल इफेक्टिव स्क्वायर। पाई कॉन्स्टेंट है, ई यंग्स मॉडुलस हो गया, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और एल क्या हो गया, इफेक्टिव लेंथ हो गया। अब इसकी 4 कंडीशन दी हुई है कि अपना जो कॉलम है वो बोथ हैंड से फिक्स है, बोथ हैंड से हिंज है, वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज, और वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री। तो इसके कारण, इन 4 कंडीशन के कारण इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है उसकी 4 कंडीशन होती है कि अगर बोथ हैंड हिंज है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, बोथ हैंड फिक्स है तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी। तो ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके हिसाब से अगर एल इफेक्टिव की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्रिपलिंग लोड की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला क्या है कि बोथ साइड हिंज्ड है, मतलब कि अपना कॉलम है तो ये बोथ साइड हिंज है, ठीक है, बोथ साइड हिंज है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू एल के बराबर ही रहेगी। और अगर वन फिक्स्ड और अदर फ्री कि मतलब एक एंड फिक्स हो गया और अदर एंड फ्री हो गया तो इसकी एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी 12 हो जाएगी, ठीक है, ये 12 हो जाएगी। और अगर बोथ एंड फिक्स है, जैसे कि ये फिक्स है और ये भी फिक्स हो गया, तब एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। और अगर वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज है, एक एंड फिक्स हो गया और एक एंड हिंज हो गया, तब एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/√2। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर रखोगे तभी 4 कंडीशन आ जाएगी आपकी कि P इज इक्वल टू, अब ये तो सेम का सेम ही रहेगा, पाई स्क्वायर ये अपन एल स्क्वायर, और अगर 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा अपन में 4। तो सबसे कम ये होता है, क्योंकि इसके अपॉन में 4 आ गई, सबसे कम होगी। और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ये, इसके अंदर कितना आ गया 4। P इज इक्वल टू पाई 4 पाई स्क्वायर ये अपॉन एल स्क्वायर, और L/√2 है तो ये √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 2 पर जाएगा तो 2 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। ये 4 कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इस पे क्वेश्चन पूछ जाता है हर बार। और एक ये जो कौन सा, वन एंड फिक्स और अदर एंड फ्री, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका भी कभी कभी जैसे कि ये हो गया अपना इस सही साइड होता है कि एक साइड से फिक्स होता है, एक साइड से होता है फ्री। तो अपना जो इलेक्ट्रिक पोल होता है ना वो भी इसी टाइप का होता है कि एक साइड से तो ज़मीन फिक्स होता है और एक साइड से होता है फ्री। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि एक अपना इलेक्ट्रिक पोल है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उस कंडीशन में एल इफेक्टिव वैल्यू 12 होती है तो ये आपका 12 हो जाएगा, इसलिए पाई स्क्वायर ये अपन 4L स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको 4 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। तो ये 4 कंडीशन याद रखोगे और एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, तो ये सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ये 4 कंडीशन याद रख लो कि कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सी लेंथ की वैल्यू होती है, और वो वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो सारी वैल्यू अपने पास ये क्रिपलिंग लोड की या फिर क्रिटिकल लोड की या फिर बकलिंग लोड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ओके, अब तक कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन को अपन के से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि RG इज इक्वल टू I/A का अंडर रूट, ये बड़ा फॉर्मूला RG इज इक्वल टू रूट I/A। अब आई क्या है, ए क्या है, आई हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ए क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसकी जो यूनिट आएगी वो mm आएगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया दोनों का अलग अलग होता है, हर एक शेप का अलग अलग होता है कि कॉलम सर्कुलर भी हो सकता है, कॉलम रेक्टेंगल भी हो सकता है, कॉलम स्क्वायर भी हो सकता है, तो उस पर डिपेंड करता है ये। तो मैं आपको 2-3 का बता दूंगा कि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कुलर का आप सारा आपको याद रखना पड़ेगा सारा को वैल्यू, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला होता है, और आपको ड्राइव करना है तो ड्राइव भी कर सकते हो आप, तो वो आप याद रखोगे। एरिया तो मोस्टली याद होता ही है, तो वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखना पड़ेगा, तो वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे कि मेरे पास पहला है रेक्टेंगल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि इसका एरिया क्या हो गया, विड्थ इनटू हाइट या फिर विड्थ इनटू डेप्थ, और I/X ये x के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ऐसे याद रखोगे जैसे कि मेरे को इसके अबाउट निकालना है, तो ये कौन सी हाइट को काट रहा है, ये इसको काट रहा है, h को काट रहा है, तो इसका करना है क्यूब। तो
एच का क्यूब हो जाएगा, बाकी बचा बी अपॉन 12। और अगर वाई एक्सिस का अबाउट निकालना है तो किसको काट रहा है, बी को काट रहा है, तो बी का क्यूब इंटू एच अपॉन 12। तो ये अपने को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक के अबाउट ही पूछेगा, उसमें किसके अबाउट निकालना है अपने को। अब इसमें क्या है कि ये आई सी क्या होता है, इसको बोला जाता है कभी कभी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई पी। आई पी क्या हो जाएगा, दोनों एक्सिस का जोड़ दो, आई एक्सिस प्लस आई वाई वाई। और इसका आता है सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। और सर्किल का जो, क्योंकि इसमें तो क्या है जैसे कि मतलब ये सेंटर है मेरा, अब सेंटर से इसकी डिस्टेंस अलग है, और 1 मीटर को जैसे कि ये है अपना, तो इसमें इसकी डिस्टेंस तो अलग है, ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस अलग है, यहाँ की डिस्टेंस अलग है, ये होगी b/2 होगी, ये होगी h/2 होगी। तो इसलिए ये अलग अलग आएगा, ये भी अलग अलग आएगा आपका। अब ये जो सर्किल है इसमें ये सेंटर है, अब यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो भी रेडियस होगी या फिर d/2 होगी, यहाँ से देखेंगे तो भी d/2 या फिर रेडियस के बराबर होगी। तो इस पॉइंट से हर एक पॉइंट पे सर्कल के डिस्टेंस क्या इक्वल है, तो इसलिए इसका जो आई एक्स और आई वाई वाई वो दोनों इक्वल होंगे। कितना रहेगा, पाई डी स्क्वायर बाई पाई डी की पावर 4/64। और ये जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या होता है अपने पास, आई एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसको दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस वाली वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा पाई डी की पावर 4/32। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इसकी आई एक्स की वैल्यू और इसकी आई वाई वाई की वैल्यू, और इसकी भी आई एक्स और आई वाई की वैल्यू इक्वल है दोनों की। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें कॉलम में सिर्फ 3 ही पॉइंट है कि शॉर्ट कॉलम कब होता है, लॉन्ग कॉलम कब होता है। शॉर्ट कॉलम कब होता है कि जब L/D की वैल्यू 12 से कम है, तब शॉर्ट कॉलम हो गया। ठीक है, और अगर L/RG की वैल्यू 45 से कम है तब शॉर्ट कॉलम हो गया। और अगर अब ये फेल का कब होता है, फेल होता है अपना क्रशिंग में फेल होता है शॉर्ट कॉलम क्रशिंग में फेल होता है। और लॉन्ग कॉलम में क्या कंडीशन होगी, L/D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12 से ज़्यादा, 45 से ज़्यादा L/RG की वैल्यू। और ये फेल कब करता है, बकलिंग में फेल करता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन उसकी याद होगी। बाकी जो अपना क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला था, पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसकी जो 4 कंडीशन थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और RG कैसे निकालते हैं, ये होता है √I/A, इस फॉर्मूले से निकालते हैं अपन। तो ये आपको 2-3 याद रख लो। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।